हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पंकज मैथ्स एकेडमी में। आज हम लोग देखिए बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे डीएलएड की, है ना, डीएलएड में जो मैथ्स आते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कह लीजिए, या कि बहुत सारे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, जो हमारे आने वाले अभी जो 2-4 दिन में, क्योंकि हमारा भी डीएलएड का एग्ज़ाम अभी स्टार्ट हो रहा है 17 से 27 से, सॉरी 27 से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं, है ना। अब आप ये समझ लो कि जो आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। सारा का सारा कुछ जो भी आपके एग्जाम में आएगा डीएलएड के पेपर में, वो सारा का सारा क्वेश्चन आज हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे जो इसके बाहर से आने वाले हों। सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, इसी क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है 343 और 216, है ना, 216 के घन रूप का आधार क्या है ना। देखो, अगर हमें हमें क्या करना है, इसका घन निकालना है ना। धन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, घन होना चाहिए, है ना। क्या होगा, घन का आधार। घन का मतलब क्या होगा, क्यूब होगा। क्यूब का आधार क्या है, इसमें क्यूब का आधार बेस हमें फाइंड करना है, इसका बेस बताना है कि बेस क्या होगा, है ना। तो बेस बताने के लिए देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, है ना, ये न्यूमरेटर है हमारा, ये डिनोमिनेटर है। दोनों का जो पावर होगी बेस का, वो पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। दोनों जगह से हमारी पावर सेम होनी चाहिए, सेम पावर में। तो कह रहा है इसका आधार क्या है ना। देखो 343 को और 216 को, है ना, अगर इसको हम देखें, ये क्या है, ये हमारा 7 का क्यूब है, और दूसरा हमारा किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है ना। तो इसको हम लोग अगर कंबाइन करके लिख दे तो क्या हो जाएगा, 7/6 टू द पावर 3, है ना। तो ये क्या है, ये इसका बेस है, आधार यही है ना। आधार इसका क्या है, यही है 7/6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7/6 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। हम थोड़ा सा क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी हम लोग स्पीड रखेंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट से ही थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ा के रखेंगे हम लोग, है ना। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 7/6, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई x टू द पावर -9 का मान क्या होगा, है ना। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, x टू द पावर -7, यहाँ डिवीजन का साइन है, तो डिवीजन का साइन लगा दिया हमने, x टू द पावर -9 लगा दिया। अब क्या होता है, जब हमारा न्यूमरेटर, है ना, न्यूमरेटर से कोई चीज डिनोमिनेटर में जाती है, या डिनोमिनेटर से कोई चीज क्या होती है, न्यूमरेटर में जाती है ना। तो उसके जो पावर होते हैं, तो पावर के साइन में क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। अगर हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बात करें, है ना, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, है ना। तो a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है a टू द पावर m माइनस n। मीन्स नीचे का जो डिनोमिनेटर का पावर है, क्योंकि बेस हमारे दोनों जगह क्या है, सेम है, a है, तो यहाँ पे जब पावर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज यहाँ पे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर -7 नीचे से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, x टू द पावर 2, x टू द पावर 2 इज द राइट, ठीक है। क्या आएगा, ये आएगा, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, यहाँ जगह से इस प्रॉपर्टी का यूज करके ये क्वेश्चन हमारा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या कह रहा है, किसी वृत्त का व्यास, व्यास का मतलब क्या होता है, डायमीटर है ना, इसकी बात कर रहा है, डायमीटर की बात कर रहा है, 6 सेंटीमीटर हो तो इसकी क्या होगी, त्रिज्या, रेडियस पूछ रहा है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। अब हमें पता होता है डाया इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ रेडियस। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का हमें क्या बतानी है, त्रिज्या बतानी है। तो क्या हो जाएगा, डायमीटर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगी, त्रिज्या निकल जाएगी। डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, है ना, निकल गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घड़ी की मिनट की सुई जब 12 पर है ना, 12 पर तथा घंटे की सुई 2 पर है, सुइयों के बीच का कोण क्या है। ये 2024 में डीएलएड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा, ठीक है बेटा। चलिए इसको देखते हैं। देखो अभी क्या होता है, ये हमारी क्लॉक है ना, ये हमारी क्या है, क्लॉक है। तो क्लॉक है तो सबसे ऊपर यहाँ पे टॉप पे क्या होता है, टॉप पे यहाँ पे हमारा 12 होता है, सबसे बॉटम में नीचे क्या होता है, 6 होता है, यहाँ पे हमारा 3 होता है और यहाँ पे क्या होता है, 9 होता है। और इसके बीच में 12 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 10 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 11 आएगा, है ना। मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक क्लॉक है ना, ठीक है। अब देखो अगर हमने ये देखा कि ये हमारी क्लॉक की एक सुई है ना, एक सुई है, जब ये क्या करेगी, यहाँ जगह से टर्न करके पूरा घूम के जब इस पोजीशन में, मीन्स यहाँ जगह से टर्न करके जब इस पोजीशन पे ये आएगी, है ना, उस कंडीशन में ये कितने डिग्री घूमेगी, 360 डिग्री घूमेगी। कितना घूमेगी, 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, कंप्लीट करेगी पूरा 1 रोटेशन में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मिनट हैंड की, है ना, तो अगर मिनट हैंड यहाँ जगह से एक कंप्लीट रोटेट करेगा तो मतलब कितना चलेगा, 1 घंटा चलेगा, 1 आवर चलेगा, है ना। कितना चलेगा, 1 आवर चलेगा। 1 आवर चला तो 1 आवर है ना, 1 घंटा चला। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट है। मीन्स एंगल में वो कितना चली, 360 डिग्री, और मिनट में कितना चली, 60 मिनट। तो इससे कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 डिग्री, है ना। कितना आया, 6 डिग्री। 6 डिग्री क्या आया, 1 मिनट में 6 डिग्री वो चलेगी। 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, है ना। अब वो कह रहा है 12, एक सुई कहाँ पे है, 12 पे है। कहाँ पे है, एक सुई हमारी 12 पे है और दूसरी सुई हमारी कहाँ पे है, 2 पे है ना। इस पे है, 12 पे है, 2 पे है। और 12 और 2 के बीच इसमें कितने का अंतर है, कितने का डिफरेंस है, 10 मिनट का। कितने का डिफरेंस है, 10 मिनट का। 1 मिनट में 6 डिग्री होता है तो 10 मिनट में क्या होगा, 10 × 6, आंसर क्या आएगा, 60 डिग्री। इनके बीच का आंसर कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। क्लियर है, ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, है ना। यहाँ क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमें इसका बताना है मध्यानुपाती। क्या बताना है, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है डीएलएड के, है ना। 6 और 54 है ना, 6 और 54 का मध्यानुपाती क्या होगा। देखो ये क्या है, ये प्रोपोर्शनल का है ना, इसका क्वेश्चन है प्रोपोर्शनल का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होते हैं ना, तो प्रोपोर्शनलिटी का, प्रोपोर्शनल का ये क्वेश्चन है। अब कह रहा है 6 और 5। अगर हम क्या करें, इस क्वेश्चन को जनरल अगर हम फ्रेम करें प्रोपोर्शनल के फॉर्म में तो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाते हैं, लेट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि क्या है, इसका मध्यानुपाती कितना है, x है। क्या है, इसका मध्यानुपाती x है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6:2 x इज एज, है ना,
ये क्या होगा, इसको इज एस कहते हैं, है ना। कितना है 54, एक्स इज एस 54, है ना। अब यहां जगह से हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये क्या है, ये बाहर वाले हैं और ये अंदर वाले हैं, है ना। अंदर वाले नंबरों का प्रोडक्ट और बाहर वाले नंबरों के प्रोडक्ट की क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। मींस प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, है ना। मीन का मतलब जो अंदर वाले टर्म है और एक्सट्रीम का मतलब बाहर वाले जो टर्म है। 6 और 54 क्या है, बाहर है और ये कहाँ पे है, अंदर है ना। तो x और x क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन x मल्टीप्लाइड x, और ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 54, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 54, है ना। हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो अंडर रूट में आ जाएगा। देखो 6 को 6 ही रखा, 54 को हमने क्या करा, 6 इंटू 9 में कन्वर्ट कर दिया, है ना। अब जब ये अंडर रूट है तो इसमें से क्या करेगा, जिसकी पेयरिंग होगी वो बाहर निकलेगा। यहाँ 2 6 है, 2 6 में से एक 6 बाहर निकल गया। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। कितना आ जाएगा 18। आपका आंसर क्या है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इस अप्रोच से हमें निकालना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कह रहा है, ये समुच्चय ए है ना, सेट ए है ना। इसमें कितने टर्म है, ये है, इसके सेट्स क्या है, ये है। तो हमें क्या बताना है, ए, इसका मतलब क्या है, देखो एक हमारे पास क्या होता है, ए ऐसे बनता है और एक हमारे पास कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, ठीक है। ये क्या है, ये जब ये हमारा रहेगा इसको कहते हैं ए यूनियन बी। इस केस को क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, ए और बी में, है ना। क्या है, ए और बी में जो एलिमेंट, ये सारे क्या है 4 6 7, ये हमारे क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट है ना, अवयव है ना, ये क्या है, एलिमेंट है। तो इसमें जो एलिमेंट हमारा क्या होगा, कॉमन होगा, उसी को लिया जाता है इंटरसेक्शन में। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है। अब हम देखेंगे ए और बी में कौन से कॉमन है। 4 इसमें नहीं है, 6 दोनों जगह है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है। तो हमें कॉमन क्या मिला, 6 मिला ओनली। तो ये क्या करेंगे, इसका आंसर 6 आ जाएगा। अगर हमसे ए यूनियन बी पूछा होता तो हम क्या करते, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता, सबको 3 4 5 6 7 ये लिखते हैं हम, है ना। अगर हमसे यूनियन पूछता तो, लेकिन हमसे क्या पूछा है, इंटरसेक्शन पूछा है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, 6 आएगा। 6 इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग। चलो, 1 वर्ग मीटर बराबर होता है ना, इसकी बात कर रहा है, 1 वर्ग मीटर। अच्छा ये बताओ, वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर किसका, वर्ग मीटर मतलब ऐसे मीटर स्क्वायर। अगर वर्ग मीटर का है तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला है। तो एरिया में कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल होता है। चलिए हम यहाँ पे क्या कर ले हैं, इसको स्क्वायर मान लेते हैं, है ना। ये क्या है, ये मीटर है, ये मीटर है ना, दोनों मीटर है। ये स्क्वायर है हमारा, ए बी सी डी, है ना। अब इसको क्या करना है, हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ये मीटर है, ये मीटर है। अब 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है हमारा। तो ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। जब मीटर का मीटर में मल्टीप्लिकेशन हुआ तो क्या आया, मीटर स्क्वायर हुआ। अगर इस मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 100 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, है ना। जैसे मीटर को मीटर में मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर आया, वैसे ही 100 को 100 में मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, 1 के बाद 40, है ना। ये क्या जाए, सेंटीमीटर बदल गया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर का 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, बातें समझ में आ रही है। चलिए, है ना।
ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा आपके एग्जाम में आज के बाद जो क्वेश्चन आपने किया ना हो यहाँ जगह से ना। सब कुछ सारे क्वेश्चन आपको यहीं पे एक ही जगह मिलेंगे, है ना। इसके बाहर का कुछ आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। हम क्या करेंगे, छोटे से छोटे क्वेश्चन से, मतलब इजी से इजी क्वेश्चन से और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करेंगे, है ना। चलिए देखिए अब क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, है ना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ठीक है। देखो ये लॉग का क्वेश्चन आ गया। लॉग का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। लॉग 381 इज इक्वल टू 4 का क्या है, इसको पावर नोटेशन के रूप में, घातांकीय रूप में लिखना होगा। तो क्या आएगा इसमें, इसका क्या फॉर्म होगा, है ना। अब हमें ये पता होता है log b x, है ना। log बेस b x इज इक्वल टू इसकी वैल्यू y होती है। देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, log, ये नीचे जो लिखा हुआ है इसको बेस कहते हैं, log b x, है ना। log x बेस b, इसको इस तरीके से रीड किया जाता है, log x बेस b इज इक्वल टू y है। तब इसके बाद इसका सोल्यूशन जो होता है यहाँ जगह से, ये जो हमारा बेस है, बेस जो इज इक्वल टू होता है और उसकी वैल्यू क्या आती है, x आती है। क्या आती है, x आती है ना। log x बेस b इज इक्वल टू y है, तो b टू द पावर y इज इक्वल टू x हो जाता है। क्या हो जाता है, b टू द पावर, ये जो बेस है, बेस की पावर y और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। अब देखिए ये तो आपका लिखा हुआ है ना, मतलब ये आपका लिखा हुआ है log x बेस b इज इक्वल टू y, log 81 बेस 3 इज इक्वल टू 4, ये आपको तो लिखा हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है, ये वाला फॉर्म बता दो, है ना। क्या बता दो, ये बता दो। तो बेस इसका कितना है, 3 है, 3 लिख लिया। बेस की पावर क्या होता है, ये 4 और इज इक्वल टू क्या आता है, 81। ये देखो 3 की पावर 4 करोगे तो 81 आएगा। तो इसका घातांकी रूप क्या है, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81, है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा। मजा आ रहा है ना, ठीक है। चलो इसी तरीके से मजा करते करते हम लोग सारा चैप्टर क्या कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, है ना। चलिए ठीक है, अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, देखिए अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, है ना। क्या है, एसआई, साधारण ब्याज मतलब एसआई। कोई धन 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, 5 साल में क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। इतने वर्ष में वह धन 3 गुना हो जाएगा, है ना। ये 2022 के पेपर में आया हुआ है, डीएलएड के, ये क्वेश्चन हमारा ना, ठीक है। साधारण की ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, कितने वर्ष में वो 3 गुना हो जाएगा, है ना। तो इसको करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ना बड़ा वाला मेथड भी लगा सकते हैं। कौन सा, जैसे एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, ये होता है। यहाँ जगह से सबसे पहले क्या करें, है ना, साधारण की ब्याज की दर से कोई वर्ष 5 वर्ष में दुगना हो जाता है। यहाँ जगह से हम पहले प्रिंसिपल निकाले, रेट निकाले, फिर दूसरे के साथ कंपेयर करें, फिर करें सॉल्व करें, नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, है ना। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, है ना, क्या है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा हम उसको क्या करेंगे, देखिए जब क्या दिया रहेगा आपको, बात करें, समय की बात करें और धन की बात करें, प्रिंसिपल की बात करें, वो क्या हो जा रहा है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे n1 माइनस 1 अपॉन n2 माइनस 1 इज इक्वल टू t1 बाई t2। देखो अब समझो, अब सर ने क्या कर दिया, क्या लिख दिया, बड़ा भयंकर सा सवाल, कुछ नहीं, कोई भयंकर नहीं लिखा हुआ है ना। n1 क्या है ना, क्या है, n1 क्या है,
T1 और T2 तो हमें देख के पता लग रहा है कि ये क्या है, टाइम है ना, कितने साल में हो जाएगा, टाइम है। N1 और N2 ये कह रहा है कि जो होगा, है ना, दुगुना होगा, 3 गुना होगा। ये हमारे N1 और N2 हैं। N1 की बात क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है दुगुना हो जाएगा, तो मतलब 2 - 1, कितने साल में 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3 - 1। T1 क्या है, 5 साल है, T1 क्या है, 5 साल है। और T2 हमसे पूछ रहा है, 2 में से 1 निकला, 1 बचा, 1/2 इज इक्वल टू 5/T2, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या आएगा, T2 इज इक्वल टू 10 ईयर। आ गया, 10 साल, कितने साल में, 10 साल में, समझ में आया। 10 साल में क्या हो जाएगा, 10 साल में वो धन 3 गुना हो जाएगा अगर साधारण ब्याज पे दिया जाए। कोई भी पैसा अगर साधारण ब्याज पे किसी को दिया जाए तो 5 साल में अगर वो दुगुना हो रहा है तो 10 साल में वो क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये लगाएंगे, N1 - 1 अपॉन N2 - 1 इज इक्वल टू T1 - T2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ठीक है, क्या है, अब ये हमें दिया गया है ना, इसका हमें पूछ रहा है क्या, गुणनखंड बताओ, फैक्टर बताओ, है ना। तो अब देखो कितने टर्म है, 1 2 3 4, कितने टर्म है, 4 टर्म है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 की पेयरिंग बना लेंगे, इसका इसके साथ चला जाएगा, इसका इसके साथ चला जाएगा, है ना। चलो पेयरिंग बना लेते हैं, है ना, क्या कर लेते हैं, पेयरिंग बना लेते हैं। इनका इनके साथ करेंगे, देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ है ही नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। चलो पहले से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फर्स्ट में बच गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ए है, ए कॉमन हो सकता है, लेकिन यहाँ दोनों जगह निगेटिव हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव ए को कॉमन लेंगे। जैसे ही निगेटिव ए को कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या आएगा, सी स्क्वायर आएगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, ए कॉमन हो गया तो पी स्क्वायर आ गया। एडिशन है तो हम इनका क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दोनों जगह से कॉमन हो गया, है ना। सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन में ऑर्डर हो सकता है, चेंज हो सकता है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, और यहाँ क्या बचा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस ए। अब इस तरीके का जहाँ पे कोई ऑप्शन हो आपका आंसर हो जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये पहला वाला ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको फैक्टराइज इस तरीके से करेंगे, है ना, क्लियर। चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए सेट्स का क्वेश्चन फिर से आ गया है ना, सेट्स देखते हैं, ठीक, सेट देखते हैं। देखिए क्या होता है, इसको देख के हमें घबराना नहीं है ना, क्या करना है, हमें घबराना नहीं है ना। देखो ए सेट है, क्या कह रहा है, पहले इसकी वर्डिंग समझिए कि क्या कह रहा है। सेट ए है, एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि सम संख्या, एक्स क्या है, एक्स सच दैट, एक्स सम संख्या है, कैसा है, सम संख्या है। सम संख्या है मतलब क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, यही होगा ना। सम संख्या मतलब इवन नंबर, तो सम संख्या है, और x की जो वैल्यू है वो 9 से छोटी है, क्या है, 9 से छोटी है। तो x में जो एलिमेंट आएंगे सम संख्या है, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। अब इसके बाद कोई नहीं आएगा, क्योंकि अगला जो नंबर हमारा सम संख्या आएगा वो क्या आएगी, 10 आएगी। और कहा है, इसकी बाउंड्री लिमिटेशन लगा दिया है, x लेस देन 9 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारी ए सेट की कंडीशन के हिसाब से सेट ए हमारा ये बन गया। सेट बी हमारा क्या है, सेट बी है ना, इसको ऑर्डर में लिख देते हैं, 3 4 7 8, है ना। ठीक है, ऐसे भी चलेगा, लेकिन जब ऑर्डर में लिख देंगे तो इससे क्या करने पे, क्योंकि हमें अगला क्या पूछा है, बी माइनस ए पूछा है ना, ये 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। जब इस तरीके से पूछा है तो हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। चलिए देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बी माइनस ए बताओ, क्या बताओ, बी माइनस ए, है ना। जब इस तरीके का हमसे क्वेश्चन पूछेगा, बी माइनस ए बताना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे बी भाई साहब के पास, आ गए,
बी भाई साहब के पास आ गए, 3 4 7 8 आ गया हमारा, है ना। कह रहा है बी में से माइनस कर दो ए, क्या कर दो, बी में से ए के सारे एलिमेंट माइनस कर दो, मीन्स 3 4 7 8 हमने लिखा बी में। अब इसमें जो ए के एलिमेंट आए हो, ये ए वाला क्या है, माइनस है ना, तो ए के एलिमेंट माइनस कर दो। 3 4 7 8 में से जो बी के एलिमेंट ए में है उसको माइनस कर दो, तो 3 ए में है, नहीं है, चलिए 3 रहेगा हमारा। 4 ए में है, हाँ है, तो ये नहीं रहेगा। 7 इसमें है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो चलिए 7 भी रहेगा। 8 इसमें यहाँ पे है, 8 यहाँ पे भी है, तो 8 भी नहीं रहेगा। मीन्स हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा, 3 और 7, 3 और 7, 3 7 3 7 3 7, ये देखो 7 3 है ना, हमने ऑर्डर चेंज किया था ना, उसी हिसाब से 7 3 या 3 7 ये मिल गया हमारा। समझ में आ गया, ठीक है। क्या पूछा था, बी माइनस ए, तो बी में से ए के जो एलिमेंट हैं कॉमन, बी में जो ए के एलिमेंट कॉमन है उनको हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। सही लग रही क्लास, मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्या किया गया है, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्तों के केंद्र के बीच, है ना, त्रिज्या मतलब रेडियस, केंद्र के बीच की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर है ना। अब क्या करेंगे, देखिए हम, चलो पहले पूरी, तो उनमें से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट, कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमने खींच लिया 10 सेंटीमीटर की लाइन, है ना। यहाँ क्या है, यहाँ हम 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, कर लिया। दूसरा कितने का ड्रॉ कर लेंगे, 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेंगे, है ना। चलिए इसको थोड़ा छोटा बना ले, तब समझ में आएगा कि हाँ, नहीं तो दोनों सेम साइज के लगेंगे तो क्या होगा। चलिए इसको छोटा बना लिया थोड़ा सा, ये देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है ना। 3 5 8 है और 2 सेंटीमीटर अभी बीच में बचा हुआ है। क्या पूछ रहा है, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है। इसका सेंटर ये यहाँ पे O1 है, इसका सेंटर यहाँ पे क्या है, O2 है ना। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, देखो ये जो दोनों सर्कल है हमारे, है ना, दोनों एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, है ना, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे या स्पर्श नहीं कर रहे हैं, है ना। तो एक तो टेंजेंट हमारी यहां जगह से ऊपर से खींची जाएगी, खींच दी गई। सिमिलरली दूसरी टेंजेंट क्या होगी, यहां जगह से खींची जाएगी, दूसरी टेंजेंट नीचे से खींची जाएगी। तीसरी टेंजेंट हमारी कहां से खींची जाएगी, यहां जगह से खींची जाएगी। चौथी टेंजेंट हमारी दोनों जगह से क्या करेगी, यहां जगह से खींची जाएगी, है ना। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो यहां से देखो, ये 2 हो गए, है ना, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 है ना। तो एक टेंजेंट हमारा कहाँ से खींचा जाएगा, यहाँ से खींचा जाएगा। दूसरा टेंजेंट हमारा कहाँ से खींचा जाएगा, यहाँ से। तीसरा टेंजेंट हमारा यहाँ से खींचा जाएगा। चौथा टेंजेंट हमारा यहाँ से खींचा जाएगा ना। ये पहला था, ये दूसरा था, ये वाला तीसरा था और ये चौथा था। दो तो ऊपर नीचे से खींचे जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे से, और 2 ऐसे खींचे जाएंगे। टोटल कितने खींचे जाएंगे, 4 खींचे जाएंगे, है ना। अगर यहीं पे क्या हो जाता, ये टेंजेंट दोनों एक दूसरे से वो करते, तब उस कंडीशन में एक ऊपर खींचा जाता, एक नीचे खींचा जाता, है ना। ठीक है, यहाँ भी इसको एक कॉमन टेंजेंट यहाँ पे खींचा जा सकता था, ठीक है। यहाँ पे इस केस में क्या होता, 3 टेंजेंट खींचा जाता, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, 4 टेंजेंट खींचे जाएंगे। क्या क्या आएगा, 4।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, बैंकिंग का क्वेश्चन आ गया। बैंक खाता के प्रकार हैं, है ना। बैंक खाता जनरली कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? इनको हम लोग क्या कहते हैं? कासा राफा, है ना। क्या कहते हैं? कासा राफा। 4 हो गए। ये क्या है? करेंट अकाउंट, चालू खाता, सेविंग अकाउंट, बचत खाता, रिकरिंग अकाउंट, है ना। मतलब जिसमें हमें पैसे क्या करते हैं, एक फिक्स टेन्योर के बाद, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, वो पर डे भी हो सकता है, वो 1 महीना 3 महीना ऐसे करके होता है, वो रिकरिंग अकाउंट। और एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट, है ना, फिक्स अकाउंट। तो 4 तरीके के अकाउंट होते हैं, बचत खाता, चालू खाता, सावधि। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तीनों, है ना। एक इसमें एफडी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आगे क्या याद करेंगे हम लोग? कासा राफा, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, क्या है इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन क्या होगा? देखिए, अल्पवयस्क व्यक्ति, है ना, अल्पवयस्क का खाता कहलाता है ऐसे व्यक्ति की आयु जिसकी कम से कम होनी चाहिए 12 साल होनी चाहिए, है ना। 12 साल, कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 12 साल होनी चाहिए, तब उसको अल्पवयस्क का खाता खुल पाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये किसका सूत्र है ना। ये मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, ये रेट, और ये क्या है? टाइम है, PRT अपॉन 100, है ना। तो SI इज इक्वल टू क्या होता है? PRT अपॉन 100 होता है। ये किसका है? साधारण ब्याज का, है ना। PRT अपॉन 100, यहाँ पे क्या आएगा? SI आएगा, साधारण ब्याज आएगा। इसका फॉर्मूला है, SI का है, सिंपल इंटरेस्ट का है ये फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है ये, सिंपल इंटरेस्ट का है ये फॉर्मूला। चलिए यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मूला है, आपको दिया गया है। चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन की बात कर रहा है, तो मतलब क्या कर रहा है? अमाउंट की बात कर रहा है। मूलधन मतलब प्रिंसिपल की बात कर रहा है। ए में से पी निकल गया, तो यहाँ पे क्या आता है? CI आएगा, है ना। CI इज इक्वल टू A माइनस पी होता है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट, है ना। चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस प्रिंसिपल होता है। जब इसमें से इसको निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? CI आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, क्या होगा इसका ऑप्शन? चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखिए क्या लिखा है। 2000 रुपए का रेट दिया गया है, मतलब प्रिंसिपल ये दिया गया है, रेट हमारा ये दिया गया है ना। किस पे? चक्रवृद्धि ब्याज पे। पैसा किस पे दिया गया है? CI पे दिया गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमारा पैसा दिया गया है ना। ब्याज की दर क्या हो? अर्धवार्षिक दे देता है ना, 1 वर्ष का। ठीक है, मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ऑप्शन में हमें सिर्फ क्या दिया गया है? ऑप्शन में हमें सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है ना। CI दिया गया है, मिश्र धन नहीं दिया है। मैं मिश्र धन का भी बता दूंगा इसमें। ठीक है, चलो देखो, अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है। ब्याज की दे कैसी है? अर्धवार्षिक है। ब्याज कैसे देना है? हर अर्धवार्षिक का मतलब होता है हर 6 महीने के बाद क्या होगा? जो उसका इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना।
हर 6 महीने के बाद क्या हो, अगर क्या हो गया, ब्याज वार्षिक देय होगी, वार्षिक ब्याज, अगर ब्याज की दर वार्षिक देय होगी, पूरा दिख रहा है, हाँ, ब्याज दर अगर वार्षिक देय होगी, यहाँ पे अर्धवार्षिक देय है ना, अगर ब्याज दर हमारी क्या होगी, वार्षिक देय होगी, तो 1 साल बीतेगा, जितना उस प्रिंसिपल का जितना भी इंटरेस्ट हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाएगा, है ना, ठीक है। लेकिन अगर वही धन क्या किया जाए, अर्धवार्षिक है, 6 मंथ पे, है ना, 6 महीने में वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल के साथ मर्ज हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल बन जाएगा, है ना। तो जब इस तरीके का हमारा क्वेश्चन रहेगा, अर्धवार्षिक दर रहेगी, तो हमें करना कुछ नहीं है, जैसा कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + रेट अपॉन 100 टू द पावर n लिखें या t लिखें, टाइम होता है यहाँ पे, है ना। तो अगर अर्धवार्षिक रहेगा कोई देने वाला, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो हमारा रेट रहेगा, है ना, रेट, है ना, रेट को हम लोग क्या कर देंगे, रेट को आधा कर देंगे, क्या कर देंगे, रेट को आधा, हाफ कर देंगे, है ना, रेट को क्या कर देंगे, हाफ, आधा कर देंगे, है ना, रेट को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, और टाइम जो रहेगा, टाइम टाइम को क्या कर देंगे, डबल, मतलब 2 गुना, क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, टाइम को क्या कर दिया जाएगा, 2 गुना कर दिया जाएगा, रेट को आधा कर दिया जाएगा, हाफ कर दिया जाएगा, टाइम को डबल कर दिया जाएगा। अब मैंने ये जो लिखा है इसका क्या मतलब है वो समझिए, देखिए, हमें क्या निकलेगा, यहाँ जगह से अमाउंट निकलेगा, प्रिंसिपल कितना है, 2000 है, कितना है, प्रिंसिपल 2000 है, 1 + यहाँ क्या आ गया, रेट आ गया, रेट को कह रहे हैं कि आधा कर देना है, रेट कितना है, 10% है, तो 10% है, तो इसका मतलब क्या है, हमें 5 लिखेंगे, है ना, और क्या, 5/100, ये वैसे ही आएगा, और टाइम को 2 गुना करना है, अभी हमारे पास टाइम कितना है, 1 वर्ष का, कितने साल का, 1 साल का, 1 साल में कितने अर्धवार्षिक होंगे, 2 होंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रेट, टाइम को डबल कर देंगे, 1 साल है, 1 साल में मतलब 2 अर्धवार्षिक, 2 हाफ ईयरली होंगे, 2 हाफ ईयर होंगे, है ना। सॉल्व कर देते हैं, 5 से इसको किया, ये कितना आ गया, 20 आ गया, 20 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 21 हो गया, मीन्स 2021/20 एंड 21/20 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 00, है ना, ये 4 हो गया, कितना आ गया, 5 जा गया, ये आएगा आपका 5 × 4 41, 21 का स्क्वायर 441 होता है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 5 5 0, 5 × 5 0, कितना आया, 2205, है ना, कितना आया, 2205 रुपये आया, है ना। ये क्या आया है, अमाउंट आया है, हमसे पूछ क्या रहा है, मिश्र धन कितना आया, 2205 आया, वो ऑप्शन में नहीं है, है ना। मिश्र धन कितना हो जाएगा, ये 2205 रुपये मिश्र धन आएगा। अब क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो ये जो मिश्र धन आया हुआ है इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दें, इसमें से कितना माइनस कर देंगे, 2000 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 205 आएगा, है ना, क्लियर है। चलिए, ये हमारा लगेगा, सबसे ज़्यादा हमें क्या ध्यान देना है, रेट को हमें आधा कर देना है, और टाइम को हमें क्या कर देना है, डबल कर देना है, रेट आधा, टाइम डबल, रेट आधा, टाइम डबल, है ना, ये हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या, है ना, सबसे छोटी हो, पूर्ण संख्या भी हो और घन हो, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 को ऐड इंक्लूड कर दिया, 0 से लेके क्या हो जाती हैं,
इनफाइनाइट तक हमारी क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्या हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, सबसे छोटी भी संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, और वो घन भी हो। घन मतलब क्यूब हो किसी चीज का। तो क्या है, ये वन जो होता है, वन का क्यूब करे या वन का स्क्वायर करे तो वन आएगा। वन पूर्ण संख्या भी है ना, और घन भी है, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगा हमारा ऑप्शन। पूर्ण घन संख्याएं नहीं है, जैसा मैंने कि अभी कहा है ना, घन संख्याएं होना चाहिए। क्यूब है, दो का क्यूब, दो किसी का क्यूब है नहीं है, तीन किसी का क्यूब है नहीं है, पांच किसी का क्यूब है नहीं है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सभी संख्याएं किसी का क्यूब नहीं है ना। सभी संख्याएं क्या है, किसी का क्यूब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का घन उस संख्या की कितनी घात होता है। घात मतलब पावर, है ना, उसकी कितनी पावर होता है। तो घन का मतलब बात क्यूब की बात कर रहा है ना, घन का ये क्यूब की बात कर रहा है ना। तो क्यूब में कितना होता है, पावर 3 होता है। इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ये 10 सेकंड के भी क्वेश्चन नहीं है, आप फटाफट आएगा एग्जाम में, एमसीक्यू टाइप में आएगा, फटाफट देखोगे, आप आंसर लगाओगे, आगे बढ़ जाओगे, है ना। उतना टाइम आप क्या करोगे, जो बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें सॉल्व करने के लिए उनमें अपना यूज कर सकते हो, है ना। इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, समझ जाइए, ठीक है। 27 किस संख्या का घन है, तो 3 × 3 × 3 कितना होता है, 27 होता है ना। तो 3⁻³ कितना होता है, 27 है। इसका ऑप्शन क्या आएगा, पहला वाला, है ना। 3 इज द राइट ऑप्शन। देखिए क्या है, वर्गमूल के चिन्ह, है ना, ये रूट होता है, रूट का चिन्ह है हमारा, इसका चिन्ह है, रूट का चिन्ह है। रूट के चिन्ह, वर्गमूल के चिन्ह के ऊपर बाईं ओर हम यदि संख्या 3 लिख दें, ऐसे कह रहा है, ऐसे बना हुआ है, कह रहा है यहाँ पे हम लोग 3 लिख दें बाईं ओर, बाईं ओर इसका यही आएगा, क्या लिख दे, 3 लिख दे, है ना। तो वो किस क्या बताता है, तब वो बताता है घनमूल। सिर्फ ऐसे ही रहे, इतना ही रहे, तो ये क्या बताएगा, वर्गमूल बताएगा, मतलब स्क्वायर रूट बताएगा। ऐसे करके 3 लिख दिया जाए तो ये क्या बताएगा, घनमूल या क्यूब रूट बताएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्या आ गया, यूनिटरी मेथड का आ गया, है ना सवाल। 6 कलमों का मूल्य 24 रुपया है ना। तो प्राइस ऑफ 6 पेन कितना है, 24 रुपया है। तो 10 कलमों का बताना है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 6 पेन है ना, पेन या कलम, 6 पेन की प्राइस कितनी है, 24 रुपया है। कितनी है, 24 रुपया है। सबसे पहले सो दैट 1 पेन की निकालेंगे, यूनिटरी मेथड से 1 पेन की निकालेंगे, तो 24 से हम लोग 6 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 4 आ गया, 4 रुपए आ गए, है ना। हमसे कितने का पूछ रहा है, 10 पेन का पूछ रहा है। तो 10 पेन की प्राइस क्या आएगी, एक पेन की प्राइस 4 और 10 पेन की पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 40 रुपीज, है ना। आपका ऑप्शन क्या आएगा, ये वाला आएगा, यूनिटी मेथड से, है ना। इसके लिए क्या लगाते हैं, देखो मोर भी मल्टीप्लाई, जब ज्यादा का पूछेगा तो हमें क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई का रहेगा। लेस का 6 का दिया था तो लेस भी डिवाइड, जब हमें 6 पेन का दिया हुआ था 24, जब हमें 1 का निकालना था तो लेस भी डिवाइड, हमने डिवाइड कर लिया। जब मोर का निकालना था तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। यूनिटी मेथड क्या कहती है, लेस भी डिवाइड एंड मोर भी मल्टीप्लाई, है ना। जब कम का पूछेगा तो हम उस केस में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब ज्यादा का पूछेगा तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनिटी मेथड उसी तरीके से है, उसी तरीके से लगाएंगे हम लोग। क्या है? 5 मजदूरों की मजदूरी कितना है? 1250 है ना? तो 5 मजदूर हैं, कितने हैं? 5 मजदूर हैं। तो 5 मजदूर की टोटल मजदूरी कितना है? 1250 रुपये है। एक मजदूर की, है ना, एक मजदूर की कितनी होगी? एक मजदूर की होगी 1250 को 5 से डिवाइड कर देंगे, है ना? तो कितना आएगा? 5 2 जा 10, 5 5 जा, है ना, 250 रुपये, 250 रुपीज़ आया एक मजदूर की। तो पूछ रहा है 8 मजदूर की, लेस वी डिवाइड। अब फिर हमें मोर बताना है, कितने की बताना है? 8 मजदूर की। तो 8 मजदूर की कितना हो जाएगा? 8 इंटू 250, है ना? कितना आएगा? 400। 25 4 जा 100 होता है, 25 8 जा कितना होगा? 200 और एक जीरो और लगा देंगे, ₹2000 आ गया। कितना होगा? 2000 रुपये होगा, है ना? सबसे पहले हमें क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा अप्रोच ये होगा कि सबसे पहले हम लोग एक का निकालेंगे, है ना? एक का निकालने के बाद क्या करेंगे, एक को कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके, क्योंकि लेस निकाल रहे हैं तो लेस भी डिवाइड, फिर उसके बाद मोर निकालना है तो मोर भी मल्टीप्लाई, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। अभी मैंने आपको बताया ना, समानुपात बताया, समानुपात बताया है। समानुपात मतलब प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है ना? समानुपात में बाह्य पदों का मध्य पदों के गुणनफल का संबंध होता है ना? ठीक है, क्या होता है? अब समानुपात की चीजें लिखी कैसी जाती हैं? मान लीजिए ए बी सी एंड डी समानुपात में है। ये 4 संख्याएं हैं जो समान अनुपात में हैं। तो अगर समानुपात में है तो समानुपात में लिखने का तरीका होता है A is to B is as C is to D। A रेशियो B, है ना? फिर समानुपात का साइन लगता है, इसको समानुपात या इज एज बोलते हैं, ये C रेशियो D। इस तरीके से हमारा ये होता है ना? A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D आ जाता है ना? A रेशियो B इज, हाँ, A इज टू B इज एज C इज टू D होता है ना? अब ये हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है इनका गुणनफल क्या होता है, तो गुणनफल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब जो बाह्य पद है, क्या है? बाहर की तरफ पद लिखे हैं, और जो बीच में मध्य पद लिखे हुए हैं ना, मीन वाले। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो गया? इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन, है ना? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है? A इंटू डी है, और प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है? B इंटू सी है। तो दोनों का रेशियो क्या होता है, कि गुणनफल का संबंध क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का जो रेशियो का वो होता है, वो क्या होता है? बराबर का होता है। दोनों प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कैसे होते हैं? संबंध समान होते हैं, है ना? समझ में आया? प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का रेशियो समान का होता है, समांतर का होता है। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आ गया। समानुपात में कितने पद होते हैं? समानुपात में अभी मैंने बताया ना, A रेशियो B इज एस C रेशियो D। कितने पद हो गए? 4 पद होते हैं। समानुपात में कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं। ठीक है, यदि 6 किताबों का मूल्य 24 है तो 7 किताबों का मूल्य कितना होगा? यूनिटी मेथड से निकालेंगे। क्या होगा? 6 बुक की प्राइस कितनी है? 6 किताबों का मूल्य है 24 रुपया, है ना? तो हम लोग क्या निकालेंगे? एक बुक की प्राइस निकालेंगे। एक बुक की प्राइस कितना आएगी? 24/6 आएगी, है ना? कितना आ जाएगा? 4 रुपीज़ आया। तो हमसे कितने पूछ रहा है? सो दैट 7 बुक की प्राइस पूछ रहा है,
है ना। तो 7 बुक की प्राइस क्या होगी, 7 × 4 28 रुपीज़। कितना रुपीज़ आएगी, 28 रुपये आएगी, है ना। 6 किताबों का मूल्य इतना है, 7 किताबों का मूल्य कितना होगा हमें बताना है ना। ठीक है, चलिए। हाँ, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है 2 की भी पावर 5 होगा और 3 की भी पावर क्या होगा, 5 होगा। तो जो भी आपका ऑप्शन ऐसा दिख रहा हो वो क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ना, देखो कैसे लिखा जा सकता है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम है, 3 बार लिखा गया है ना। कितनी बार लिखा गया है, 3 टाइम लिखा गया है। इसका मतलब क्या होगा, 4/7 टू द पावर 3। क्या होगा, 4/7 टू द पावर 3, है ना। देखो अगला क्या है, क्या है? बैंकों को बैंक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे को की जगह क्या होगा, बैंकों के, बैंकों के बैंक के नाम से जाना जाता है। बैंकों के बैंक के नाम से किसको जाना जाता है ना। तो बैंकों का बैंक क्या होता है, बैंक ऑफ द बैंक क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों के बैंक को, बैंकों के बैंक के नाम से जाना जाता है। बैंकों का बैंक कौन होता है, आरबीआई बैंकों का बैंक होता है ना। राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं, पंजाब नेशनल बैंक भी है, इलाहाबाद बैंक भी, बहुत सारे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। नेशनलाइज बैंक की बात कर रहा है, दोनों है, पंजाब नेशनल बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, बहुत सारे बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, एसबीआई है, केनरा बैंक, यूको बैंक, देना बैंक, बहुत सारी बैंक है। केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई को, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक है ना, सरकार की, सारी तो सरकार की बैंक है, लेकिन बैंकों का बैंक होगा सेंट्रल बैंक, कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, जो बैंकों के लिए क्या करती है, सारी पॉलिसीज वगैरह बनाती है ना। सारी अदर बैंकों के लिए क्या बोलती है, गाइडलाइन बनाती है। अगर वो क्या करें, कभी भी कोई को फाइनेंशियल वो लॉ को वायलेट कर रही है तो उनके खिलाफ वो सेंशन भी वही लगाती है, उनके लाइसेंस वगैरह को रद्द कर देती है। या नई बैंकें जो एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी, जैसे पेटीएम हो गया, बंधन बैंक हो गया, ये सब सारी बैंकें हैं ना, ये आती ना। तो इन सबको लाइसेंस देने का काम भी क्या करती है, आरबीआई करती है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। 9 और 12 के मध्य अभाज्य संख्याओं के समुच्चय के अवयव की संख्या बताइए। देखिए अवयव की संख्या मतलब एलिमेंट पूछ रहा है, 9 और 12 के मध्य अभाज्य संख्या पूछ रहा है ना, प्राइम नंबर पूछ रहा है। तो 9 और 12 के बीच क्या आएगा, 9 और 12 के बीच एक संख्या 11 आती है ना। 9 के बाद 10 भाज्य है, 11 अभाज्य होगी, उसके बाद 12 ही आ गया है ना। तो क्या हो जाएगा, एक संख्या है, आपका एक आ जाएगा। चलिए ये आ गया है ना। फाई किस समुच्चय के, फाई का मतलब होता है नल, है ना। नल का मतलब क्या होता है, रिक्त, उसमें कोई भी एलिमेंट क्या है, नहीं है ना। फाई का मतलब क्या होगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, है ना। इसके पहले हमें क्या दिया जाता था, आज का इसके पहले एग्जाम्पल दिया जाता था, भारत की महिला, है ना, राष्ट्रपतियों का समुच्चय पहले दिया जाता था, जब प्रतिभा देवी पाटिल जी नहीं थी उसके पहले का दिया जाता था एग्जाम्पल ना, है ना। लेकिन अभी क्या है, ये भी हमारा हो गया, अभी तो करंट की है, हमारी भी प्रेसिडेंट क्या है, महिला ही है। तो फाई का समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है ना। क्या हो गया, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय, ऐसा हम लोग बनाएंगे जिसमें जिसमें क्या होता है, कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से कॉमन ना हो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या, जिन समुच्चयों में एक भी अवयव नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं, है ना। एक भी अवयव नहीं होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय फाई, है ना। क्या कहते हैं, फाई, उसमें कोई नहीं होता है, रिक्त समुच्चय हो गया, है ना। उसको क्या कहा जाता है,
फाई कहा जाता है, उसमें कोई भी अवयव नहीं होता है ना। फाई रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्या आया? सरल ब्याज बताना है। सरल ब्याज मतलब हमें एसआई बताना है इसका, है ना। 2000 का 5% वार्षिक, है ना, कितना रुपए है? 2000 रुपए, है ना। 2 वर्ष का बताना है। तो एसआई क्या होता है? एसआई इज इक्वल टू पीआरटी, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100 होता है ना। प्रिंसिपल कितना है हमारा? 2000 है। रेट कितना है? रेट, रेट का मतलब टाइम 5, और टाइम कितना है? 2 साल है, और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, है ना। कितना हो गया? 200। कितना आएगा? 200 रुपीज़ आएगा। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल, ये सब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। प्रिंसिपल, रेट और टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आता है? एसआई आता है। एसआई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा ये निकल गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, है ना। एक्स का मान होगा, एक्स का क्या मान होगा, है ना। ये क्या है? प्रोपोर्शनल में दिया गया है ना। अब हमें क्या करना है? 16:8 इज एज 18:x, है ना। ये देखो, ये बाहर के हमारे टर्म है, ये हमारे अंदर के टर्म है ना। तो यहाँ पे हमें x का मान निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब बाहर के टर्म, और प्रोडक्ट ऑफ मीन, है ना, बीच वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? सेम होगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना है? 16 है और x है, और मीन वाले क्या हैं? 8 इंटू 18 है। यहाँ से हमें क्या निकालना है? x निकालना है। 8 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 16, है ना। 8 2 जा, और 2 से कर दिया तो कितना आ गया? 9 आ गया, है ना। हमारा आंसर क्या आएगा? 9 आएगा, है ना। क्या आएगा हमारा जवाब? 9 आएगा, है ना। इसको क्या करेंगे? 9 आ जाएगा हमारा, है ना। हाँ, चलिए। सेक्टर और सेगमेंट पढ़ा है? सेक्टर एंड सेगमेंट पढ़ा है? देखिए, किसका आ गया? ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया ना। ये सर्कल है, ये इसका सेंटर होता है। सर्कल है, इसका सेंटर ये है ना। अब क्या कह रहा है? जीवा द्वारा, जीवा क्या होती है? कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होगी? कहीं पे यहाँ पे होगी। ए हो गया, बी हो गया, है ना। क्या कह रहा है? चाप, चाप का मतलब आर्क, और जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? इसको कहते हैं वृत्तखंड, है ना। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। सेगमेंट होता है। क्या होता है? सेगमेंट होता है। अगर हम इसको बात करें यहाँ जगह से, ये रेडियस ले लेता मैं, वो हो गया, है ना। यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे बी होता, तब ये आता, तब ये त्रिज्य खंड आता। क्या आता? त्रिज्य खंड आता, सेक्टर आता। अभी ये क्या है? सेगमेंट है ना। क्या है? ये वृत्त खंड है ना। ये हमारा सेक्टर है, ये हमारा क्या है? सेगमेंट है।
थोड़ी सी स्पीड है हमारी, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं ना, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। बट आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना? ठीक है, चलिए। अब क्या कह रहा है, इसमें से हमारे पास क्या है, कॉमन। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो सब में हो, है ना, उसका गुणनखंड क्या होगा, उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। देखो, सबसे पहले हम लोग नंबर की बात करते हैं, नंबर देख लेते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ है ही नहीं है, यहाँ 5 है, मतलब इसमें नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। x यहाँ है, यहाँ है, अरे वाह, x तो हर जगह है, तो एक चीज़ हमें x मिल गई। y यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो क्या आया, जो तीनों में कॉमन है उसको कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, और वो क्या है, x ही है जो हर जगह कॉमन है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर होगा 3 होगा, x, इसका आंसर x होगा, है ना। क्या होगा इसका आंसर, x होगा। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। क्या है, किसी घनाभ में शीर्ष होता है ना। शीर्ष क्या होंगे, फेस की बात कर रहा है ना। ये इस तरीके का आपका क्या बनता है, घनाभ बनता है, बन गया। तो इसमें कितनी है, 6 फेसेस आती हैं, है ना। कितने आएंगे, 6 फेसेस आएंगे। तो कितने शीर्ष होते हैं इसमें, 6 शीर्ष होंगे, है ना। इधर का, पीछे का, इधर का, ऊपर का, नीचे का, टॉप एंड बॉटम का, ऐसे करके ना, ऊपर का, नीचे का, इधर का और इधर का, है ना। कितने शीर्ष होते हैं, 6 शीर्ष होते हैं। ठीक है, देखिए, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है, 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है ना। अब क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को हमें सबसे आसान तरीके से करना है। तो 3/5 जो दिया गया है, इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कितना आएगा, 0.6 आएगा, है ना। कितना आएगा, 0.6 आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.4 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में 0.4 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.6 आएगी। बड़ी कहा, ये तो इक्वल हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.7 आएगी। कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना। जब हम इसको कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा, है ना। ठीक है, डेसिमल में करने के बाद हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन को करना हमें, हमारे लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ, इसका गुणनखंड है x² प्लस x प्लस 1/4 का गुणनखंड है ना। किसका गुणनखंड है ये, देखो, ये किसका गुणनखंड है ना। इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए जरा, ये हमें दिख रहा है यहाँ जगह से, क्या लिखा हुआ है, x² x प्लस 1/4, है ना। अब यहाँ जगह से देखिए, ये क्या आया है, x² मीन्स x⁻² है ना। सेंटर वाले को, बीच वाले टर्म को छोड़ते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 होल स्क्वायर, है ना। और बीच में क्या आया हुआ है हमारा, x है ना। तो x को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू x इंटू 1/2, यही वाला टर्म लिखेंगे, ऐसे लिखा जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली x आएगा, x² प्लस 2x इंटू 1/2 प्लस 1/2 होल स्क्वायर, है ना। अब देखो, जब ये लिख लिया हम, तो इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को लिख लेते हैं, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर,
है ना। तो इसका गुणनखंड क्या आएगा, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे, पहले इसको और इसको बदल लेंगे। अब इन्हीं दोनों के बदले हुए में सेंटर में क्या आता है, बिकॉज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारा फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। पहले में और लास्ट में क्या होता है, स्क्वायर फॉर्म होता है, और सेंटर में क्या आता है, इन्हीं दोनों का जिसका स्क्वायर है उसका 2 के साथ प्रोडक्ट आता है, 2 टाइम्स ऑफ ए बी आता है ना। तो इसी फॉर्म से हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमें पता चला कि ये इसका स्क्वायर है, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए का मान क्या होगा। यहाँ पे √64 का मान पूछ रहा है ना। तो √64 को क्या करेंगे, -4 मल्टीप्लाई -4 यहाँ पे क्यूब रूट लिख देंगे। देखो 3 बार हो गया, तो यहाँ जगह से एक बार -4 निकल जाएगा, तो क्या आएगा, आपका आंसर आएगा -4। -4 आपका मान हो जाएगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट निकालना है। तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा, इसके 3 हम लोग क्या कर देंगे, फैक्टर के फॉर्म में लिख देंगे। 3 में से एक बाहर निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका आंसर। देखिए क्या है, -4 क्यूब क्या होगा, -4 को हम लोग क्या करेंगे, 3 टाइम लिख लेंगे, है ना। 3 बार माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 4 4 जा 16, 4 जा 64, -64 क्या होगा, -4⁻³ इज इक्वल टू -64। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पॉइंट है, 0.1 का मान होगा, 0.1 क्यूब, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, लेकिन 3 प्लेस पे 0 है, डेसिमल है, तो 3 प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे, ये ऑप्शन आपका 0.001, 0.001 इज द राइट ऑप्शन। इसका मान होगा 1/2, 1/2, 1/2, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 1/8, है ना। आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बहुत फटाफट हो रहा है क्वेश्चन, है ना। ठीक है, सबसे पहले जॉर्ज ये कैंटर ने दिया था समुच्चय की अवधारणा, है ना। सबसे पहले किसने दिया था, जॉर्ज कैंटर ने दिया था समुच्चय की अवधारणा, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स किसने दिया था, जॉर्ज कैंटर ने दिया था। ठीक है, समुच्चय के प्रकार हैं, है ना। समुच्चय के कितने प्रकार हैं, है ना। चलिए, समुच्चय के कितने प्रकार हैं, सीमित, असीमित, एकल, है ना। ये क्या है, इनफाइनाइट सेट। सीमित है ना, एकल है, यूनिक, पाई भी होता है, तो सारे के सारे हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा, सारे के सारे होंगे, है ना। नेक्स्ट क्या आता है, समुच्चय
अवयवों की संख्या है, इसमें पूछ रहा है कितने एलिमेंट होंगे, है ना, एलिमेंट पूछ रहा है कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। ये जो टर्म लिखे हुए हैं, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। क्या है, कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं, है ना। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट है ना। आ गया, ठीक है। आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं, है ना। आई होप आपको क्लास बहुत ही मज़ा आया होगा और आपने सारे क्वेश्चंस क्या करें, कर लिए होंगे, है ना। देखो बेटा, इसके बाद एक वीडियो और हम बनाएंगे, उसमें क्या रहेंगे, कुछ क्वेश्चन 50 या 60 क्वेश्चंस और रहेंगे। इसके बाहर आपके एग्ज़ाम में, डीएलएड के एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं, है ना। अगर इसी में से क्या है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये समुच्चय है ना, अवयवों की संख्या है। मान लीजिए ये ए दे दिया, इसी में क्या दे देगा, बी दे देगा आपको, बी के कुछ एलिमेंट दे देगा। अब यहाँ जगह से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी पूछ लेगा, या ए इंटरसेक्शन बी पूछ लेगा, है ना। इससे ज़्यादा क्या पूछेगा, है ना। तो इसी तरीके से जो आपके क्या होंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हो गए, अति लघुत्तरी हो गए, है ना, लघुत्तरी हो गए, तो सारे के सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, है ना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप क्या करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।